दोस्तों आप सभी का टेक्नोराइज में आज फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैंने कुछ अलग टाइप की वीडियो लाई है। आज जो ये हमारी जो वीडियो है, ये जो है एएन एलडीसी 30% की जो परीक्षा हुई थी, हाल ही फिलहाल में 26 तारीख को जो परीक्षा हुई है, 26 फेब को सेंट्रल रेलवे में, इसका पेपर एनालिसिस है। दोस्तों ये वीडियो सबसे इसलिए अलग है कि ये जो पेपर है, इसके इस वीडियो के अंदर आपको पेपर के एक एक क्वेश्चन का विद क्रॉस रेफरेंस, किस मैनुअल से कहाँ से रेफरेंस क्वेश्चन का आंसर लिया गया है, ये इसके अंदर दिया गया है। दोस्तों आपको पता है ये जो पेपर होता है 110 मार्क्स का होता है, उसमें 75% विद नेगेटिव मार्किंग होती है, तो पेपर काफी बड़ा होता है। इस वजह से मैंने क्या किया है, वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए तो सेक्शन ए जो हमारा है, सेक्शन ए जो हमारा होता है, सेक्शन ए टेक्निकल पार्ट, यानी जिसके अंदर पीवे, ब्रिज, वर्क्स, ट्रैक मशीन, ये सारी चीजें कवर होती है, ये सेक्शन ए में आता है। ये कंपलसरी 40 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, उसके ऊपर मैंने आज ये वीडियो बनाई है। वीडियो को आप पूरी तरह से देखें क्योंकि एक एक क्वेश्चन का एक एक क्रॉस रेफरेंस विद मैनुअल से आपको परफेक्ट आंसर इसके अंदर मिलेगा। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, 40 क्वेश्चन है, तो मैं आपको यहाँ पे एक एक क्वेश्चन जो क्वेश्चन है रीड नहीं करता हूँ, स्क्रीन पे आपके सामने थोड़ा सा ब्रीफली कर लेंगे। LWR कैन बी कंटिन्यूड ऑन ब्रिजेस विद बलास्टेड डेक विदाउट बेयरिंग। यहाँ ध्यान देने की चीज है, विदाउट बेयरिंग की बात हो रही है। ओवरऑल लेंथ की क्या बारे में बात हुई है, तो यहाँ पे ऑप्शन है 42, 78, 100 मीटर एंड नो लिमिट। तो यहाँ पे देखिए IRPWM का पैरा 329 यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ब्रिजेस विद बलास्टेड डेक विदाउट बेयरिंग। तो इसके अंदर आपको कहीं भी मेंशन नहीं किया स्पैन का है। LWR कैन बी कंटिन्यूड ओवर ब्रिजेस विद बलास्टेड डेक विदाउट बेयरिंग लाइक स्लैब, बॉक्स कल्वर्ट एंड आर्चेस। ये पूरा पैरा मैंने आपको दिया, यहाँ पे कोई भी वैल्यू मेंशन नहीं है, तो इसके लिए कोई लिमिट नहीं है। तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आ जाते हैं, मैक्सिमम परमिसिबल रेट ऑफ चेंज ऑफ कैंट। मैक्सिमम परमिसिबल रेट ऑफ चेंज ऑफ कैंट ऑन ट्रांजिशन कर्व इन एक्सेप्शनल केसेस। तो यहाँ पे दो केसेस होते हैं, आमतौर पे जो होता है 35 mm पर सेकेंड होता है, लेकिन यहाँ पे मैनुअल में ट्रांजिशन कर्व में कह रहा है कि एक्सेप्शनल केस में वो पूछ रहा है कि वैल्यू क्या है। तो पैरा नंबर आपका 405/3 है IRPWM का, और यहाँ पे दिखा हुआ है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, इन एक्सेप्शनल केसेस यहाँ मेंशन किया हुआ, और क्या चेंज ऑफ कैंट कितना है, will not exceed 55 mm per second। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी, आपका करेक्ट आंसर हो गया 55 mm पर सेकेंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में हम आ जाते हैं इसी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 3 में जब आप आते हैं तो यहाँ पे क्या कह रहा है, चेक रेल इज प्रोवाइडेड ऑन द इनसाइड ऑफ द इनर रेल ऑफ अ कर्व हैविंग डैश डिग्री और मोर। अब ये आपको मैनुअल में IRPW में नहीं मिलेगा दोस्तों, ये आपको मिलेगा IRSOD 167, जो ब्रॉड गेज का इंडियन रेलवे शेड्यूल ऑफ डायमेंशन है, उसमें आपको मिलेगा। इसमें रेफरेंस मैंने दिया शेड्यूल 1 में, चैप्टर 1 में, रेल्स के 4B में ऑप्शन है, 4 रेल 4, इसके अंदर बी में आप देखो, check rails to be provided in curves where radius is 218 meters or less, that is curvature is 8 degree or more। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, 8। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में हम आ गए इसी तरीके से। क्या कह रहा है, for a track having 110 kmph maximum permissible speed, urgent maintenance limit यानी UML for vertical acceleration peak is dash g। एक्सेलरेशन की वैल्यू पूछ रहा है, ऑप्शन दिया है 0.15, 0.2, 0.3 एंड 0.35। इसके अंदर आप देख रहे हैं फॉर स्पीड्स अबव 110 kmph एंड अप टू 110 kmph, 100 से ज्यादा 110 तक। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, हैविंग 110 kmph, तो उसके लिए वर्टिकल पीक के एक्सीलरेशन की वैल्यू, वर्टिकल लैटरल दोनों के लिए खैर उन्होंने दिया है 0.30। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट था वर्टिकल एक्सीलरेशन के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 0.3। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में हम आ जाते हैं। फॉर अ ट्रैक हैविंग 110 kmph मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड, फॉर अ ट्रैक हैविंग 100 kmph, for a track having 100 kmph maximum speed, minimum length of permanent rail closure in other than LWR। other than LWR की बात हो रही है, तो मैंने आपको IRPWM का पैरा 6-14 जो किसके लिए है, रेल क्लोजर ऑन अदर देन LWR ट्रैक ओपन करके दिखा दिया है।
यहाँ पे जरा थोड़ा कंफ्यूजन होता है, लेकिन इसको गौर से पढ़ेंगे तो समझेगा। परमानेंट रेल क्लोजर इन रनिंग लाइन शुड नॉट बी लेस देन 11 मीटर्स इन लेंथ। ये इन्होंने जनरली कहा है कि 11 मीटर से कम नहीं होना है, लेकिन आगे कहता है हाउएवर ऑन सेक्शंस हैविंग मैक्सिमम स्पीड अप टू 100 kmph, यानी जो सेक्शन में मैक्सिमम स्पीड 100 kmph तक है वहां पे मिनिमम लेंथ ऑफ रेल क्लोजर कैन बी 5.5 मीटर। तो हमारे क्वेश्चन में 100 kmph बताया उसने, तो ऑप्शन आपका सी जो रहेगा वो करेक्ट होगा, 5.5 मीटर वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले गए। A USFD defect having code 411 denotes, ये आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको USFD मैनुअल में मिलेगा। तो USFD मैनुअल का पैरा 1.3.1.4, इसमें अगर जब आप आएंगे तो आप ये वाली लाइन देखिए, 411 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या लिखा है? वेल्डिंग फ्लैश बट जॉइंट ट्रांसवर्स क्रैक, वेल्डिंग फ्लैश बट जॉइंट ट्रांसवर्स क्रैक। तो आपके ऑप्शन में कहाँ से मैच करता है? वेल्डिंग में ये वेल्डिंग हो गया, ट्रांसफर जॉइंट फ्लैश बट, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7? एज पर IRPWM डीप स्क्रीनिंग ऑफ ट्रैक शुड बी डन। कब करना IRPWM में? देखिए ये दोस्तों, इसको जरा आपको अच्छे से समझना पड़ेगा कि इसके अंदर जो ऑप्शन है करीब करीब सारे सही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमारा अभी लेटेस्ट मैनुअल के हिसाब से हमने देखना है। बहुत सारे लोग ऑल ऑफ दिस कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि जो है पहले मैनुअल में उसकी वैल्यू क्या थी? प्रायर टू TSR भी था, आफ्टर 10 years और आफ्टर 500 GMT व्हिचएवर इज अर्लियर, ये क्लॉज था पहले, लेकिन अब मैनुअल में इसने चेंज कर दिया है। अब मैनुअल में क्या क्राइटेरिया है? तो क्राइटेरिया मैनुअल की सारी देख लीजिए। प्रायर टू कंप्लीट ट्रैक रिन्यूअल, यानी प्रायर टू CTR, ये हमारे ऑप्शन में है क्या? नहीं है। दूसरा प्रायर टू थ्रू स्लीपर रिन्यूअल ऑप्शन में है, यहाँ पे है, थोड़ा रुकते हैं, ये ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है हमको। आगे फॉर केकिंग ऑफ बलास हैज रिजल्ट वेयर द केकिंग ऑफ बलास हैज रिजल्टेड इन अनसैटिस्फैक्टरी राइडरिंग, उसका ऑप्शन नहीं दिया यहाँ पे। इसी के साथ में जब LWR को SWR से LWR में कन्वर्ट करते हैं, एग्जिस्टिंग ट्रैक को या फिश प्लेटेड को करते हैं, तब वो भी ऑप्शन में नहीं है। आगे आते हैं डीप स्क्रीनिंग ऑफ ट्रैक की क्राइटेरिया क्या दिया? प्लेन ट्रैक के लिए वो कह रहा है क्लीन बलास कुशन अगर सेक्शनल स्पीड 130 kmph से ज्यादा है और क्लीन बलास कुशन इज लेस देन 200 mm, इन दैट केस ये ऑप्शन नहीं है। इसी तरीके से सेक्शन जहाँ पे स्पीड 130 kmph से कम है, वहां बलास कुशन, जब क्लीन बलास कुशन आपकी 150 से कम हो जाए तब, वो भी ऑप्शन में नहीं है। टर्नआउट के बारे में यहाँ बात नहीं हुई है, वो भी 200 mm है। लूप लाइन की भी बात नहीं हुई। तो दोस्तों मिला जुला के ये ऑप्शन जो ए आप देख रहे हैं प्रायर टू TSR, ये परफेक्ट बैठ रहा है यहाँ पे, प्रायर टू थ्रू स्लीपर रिन्यूअल। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस। तो 7A इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हो जाते हैं हम लोग। As per IRPWM, maximum distance between adjacent trolley refuge in cutting on straight track. तो IRPWM का जो रेफरेंस नंबर यहाँ पे आपको पैरा का मिल गया 646/1 का A। तो 646 का 1 उसमें A। बात हो रही है यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? यहाँ बात हो रही है कटिंग की और स्ट्रेट में। तो कटिंग में और स्ट्रेट, तो कितना वैल्यू है इसका आंसर? 200 मीटर। तो ऑप्शन A वुड बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस ऑफ कॉशन बोर्ड फ्रॉम द वर्क साइड फॉर अ वर्क रिक्वायरिंग रिड्यूस स्पीड। अब यहाँ पे देखो बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि अरे इसके अंदर तो लिखा नहीं है कि कौन सा काम है, लॉन्ग ड्यूरेशन वर्क है या शॉर्ट ड्यूरेशन वर्क। तो इसको आपको देखना पड़ेगा गौर से क्वेश्चन को पढ़ के कि इसके अंदर कॉशन बोर्ड की बात हुई है। जब कॉशन बोर्ड की बात होगी तो ये लॉन्ग ड्यूरेशन वर्क होगा। तो लॉन्ग ड्यूरेशन वर्क के अंदर यहाँ पे आप नीचे डायग्राम में आप देख लें, IRPWM का जो पैरा है 807 में एनेक्स्चर 3A में ये डायग्राम दिया हुआ है फॉर रिड्यूस स्पीड, क्योंकि यहाँ पे बात हुई है रिड्यूस स्पीड की। तो रिड्यूस स्पीड में कितना? ये वर्क साइट हो गई आपकी और ये आपका कॉशन इंडिकेटर, इनके बीच में डिस्टेंस कितना दिया है? 800 मीटर। तो आपका ऑप्शन बी जो है यहाँ पर करेक्ट हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर अभी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हम आते हैं तो कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग के बारे में बात हो रही है। क्या कह रहा है कि एज पर IRPWM कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग इज टू बी स्टार्टेड कंपल्सरीली व्हेन रेल टेम्परेचर गोज बिलो। कंपल्सरीली कब आपको कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग शुरू करना है एज पर IRPWM? तो पहले तो रेफरेंस देख लेते हैं इसका क्या है मैनुअल का। 1000 पॉइंट नंबर 3, पैरा नंबर 1005 पॉइंट नंबर 3 क्या कह रहा है
यहाँ पे कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग पीरियड एंड सेक्शन वेयर कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग हैज टू बी डिसाइडेड बाय सीनियर एंड को ऑफ द डिवीजन, ये तो हो गया ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग, ये वाली लाइन अंडरलाइन कर दो, कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग shall be compulsorily be started when rail temperature goes below TD minus 30। कंपल्सरी टर्म भी आ गया और वैल्यू भी आ गई, तो TD minus 30 आपके ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, यहाँ पे लिखा है, थोड़ा सा यहाँ पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्वेश्चन में लिखा है एज पर IRPWM, यानी IRPWM के हिसाब से फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्पेक्शन बाय एएन ओपन लाइन। एक एएन तो आपके ट्रैक मशीन लाइन के होंगे, उनकी बात नहीं हो रही, एएन ओपन लाइन, उनके एएन का इंस्पेक्शन फॉर यूनिबैंड मशीन क्या होगा, ये ऑप्शन इन्होंने 4 ऑप्शन दिया है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, IRPWM में जब आप जाएंगे एएन के इंस्पेक्शन में, तो पैरा 103/2/D, इसके अंदर क्या लिखा है, इसके अंदर लिखा है कि एज पर ट्रैक मशीन मैनुअल जो इंस्पेक्शन शेड्यूल है वो एएन ने करना है, स्पेसिफिक नहीं लिखा है। IRPWM पैरा 103/2/D में सिर्फ इतना मेंशन है कि एज पर IRTMM के हिसाब से आपको इंस्पेक्शन करना है, किसको, एएन को। अब IRTMM का पैरा 114 में टेबल 1.2 है जो मैंने आपके सामने नीचे रखा हुआ है। इसके अंदर अब आप देख रहे हैं ये किसके लिए है, ओपन लाइन ऑफिशियल्स, इंस्पेक्शन फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन लाइन ऑफिशियल। इसमें हमारी मशीन आ गई यूनिमैट, क्योंकि हमारी बात यहाँ पे हो रही है यूनिमैट मशीन की, तो यूनिमैट मशीन की एएन के लिए बात हो रही है यहाँ पे, एएन ओपन लाइन, ये हो गया एएन, तो इसका इंस्पेक्शन कब होगा, फोर्टनाइटली, यानी कि 15 दिन। तो ये इसका आंसर हो गया फोर्टनाइटली, यानी ऑप्शन नंबर सी। ओके, क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, व्हाइल टैंपिंग, टैंपिंग के दौरान रैंप इन एंड रैंप आउट की बात हो रही है। व्हाइल टैंपिंग रैंपिंग इन एंड रैंप आउट ऑफ डैश शुड बी गिवन इन द ट्रैक। वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पे, कितना देना है ट्रैक में, रैंपिंग कितनी करनी है, तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसके अंदर मैं पहले आपको रेफरेंस पे लेके चले जाता हूँ कि IRPWM 2020 के पैरा 605/5E में इसके बारे में आपको मिलेगा। तो 5E यहाँ पे मेंशन किया है, यहाँ देख लीजिए, 5 किसके बारे में, अटेंशन ड्यूरिंग टैंपिंग के बारे में बात कर रही है, और ई में क्या कह रहा है, रन ऑफ रैंप ऑफ 1 in 1000 should be given before closing the day's work। तो रैंपिंग इन रैंप आउट के टाइम पे वैल्यू कितनी होगी, 1 in 1000, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं 13th नंबर पॉइंट पे। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ऑल्दो ट्रिकी, लेकिन ज्यादा कुछ खास है नहीं इसमें। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन इज नॉट हैविंग अ टैंपिंग यूनिट। वो कह रहा है ये 4 मशीन हमने दिया है, इनमें से कौन सी ऐसी मशीन है जिसके अंदर टैंपिंग यूनिट नहीं होती है। तो ये आपको कहाँ से मिलेगा, IRTMM के पैरा 204 में अलग अलग मशीनों के बारे में जिक्र किया गया है। तो उसमें से आप देखेंगे तो पहली मशीन है आपकी RBMV का फुल फॉर्म मैंने यहाँ लिखा है, रेल बॉर्न मेंटेनेंस व्हीकल, यानी कि रेल पे चलने वाली मेंटेनेंस व्हीकल। तो इसका काम क्या है देख लेते हैं। इट इज अ सेल्फ प्रोपेल्ड, यानी खुद से चलने वाली रेल बोर्न व्हीकल यूज टू कैरी MMG, यानी मोबाइल मेंटेनेंस गैंग, उसको लेके जाने के लिए होती है। इसमें क्या होता है, विद ऑल टूल्स एंड इक्विपमेंट्स फॉर मेंटेनेंस, इसमें सारे टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, मैनुअल, हर चीज इसके अंदर होती है। ये अभी मैनुअल में 3 tier सिस्टम के अंदर MMG के बारे में जिक्र किया गया है, मोबाइल मेंटेनेंस गैंग के बारे में, तो उसका ये पार्ट है। कोंकण रेलवे में मोबाइल मेंटेनेंस गैंग है, तो उनके पास RBMV है। हो सकता है कि इंडियन रेलवे में और भी कहीं हो, लेकिन मेरे जानकारी में अभी तो कहीं नहीं है, मे बी इन द नियर फ्यूचर सब जगह आ जाए। ठीक है, तो ये हो गई रेल बोर्न मेंटेनेंस व्हीकल। तो इसके अंदर हम देख रहे हैं कि कोई भी टैंपिंग टूल नहीं है, तो इसका आंसर तो RBMV ही है। लेकिन जरा हम आगे देख लेते हैं, CSM क्या है, कंटिन्यूअस एक्शन टैंपिंग मशीन। अब टैंपिंग मशीन इसके फुल फॉर्म में ही आया, तो इट इज अ सैटेलाइट बेस्ड प्लेन ट्रैक टैंपिंग मशीन। तो ये टैंपिंग मशीन है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा आपका। MPT मल्टीपर्पज टैंपर, अगेन इसके अंदर टैंपर आ गया। इट इज अ मल्टीपर्पज टैंपर व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर बोथ प्लेन एज वेल एज पॉइंट एंड क्रॉसिंग, दोनों के काम आएगा। तो ये भी नहीं है। यूनिमैट, आप जानते ही है यूनिमैट किसके लिए, इट इज अ पॉइंट एंड क्रॉसिंग टैंपर मशीन। तो आपका ऑप्शन ए जो RBMV है, रेल बोर्न मेंटेनेंस व्हीकल, इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14, टैंपिंग टूल ऑफ अ टैंपिंग मशीन। जो भी टैंपिंग मशीन होगी उसके टैंपिंग टूल शुड बी रिप्लेस, कब रिप्लेस करेंगे, कितने परसेंट वियर, शुड बी रिप्लेस आफ्टर डैश परसेंट ऑफ वियर ऑफ सरफेस एरिया। चार ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए आपके सामने हैं। यहाँ पे IRTMM इंडियन रेलवे ट्रैक मशीन मैनुअल का पैरा 206/6 क्या कहता है इसके बारे में। ये कहता है सरफेस एरिया ऑफ टैंपिंग टूल ब्लेड्स ऑफ डिफरेंट मशीन इज गिवन इन एन एक्सचर टूल्स विथ, ये हमारे काम कीजिए, टूल्स विथ मोर देन 20% ऑफ द वियर ऑफ द ओरिजिनल सरफेस शुड नॉट बी यूज्ड। द worn out tools are to be reconditioned और replaced। यहाँ पे बात हो रही है रिप्लेसमेंट की और वियर की, दोनों चीज मिल गई। तो कितना वैल्यू है यहाँ पे 20%। तो ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 20% इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। Who is primarily responsible for prevention of encroachment in station area? ये पूछ रहा है कि स्टेशन एरिया में एनक्रोचमेंट को रोकने की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। तो इसके लिए हमने जाना पड़ेगा इंडियन रेलवे वर्क्स मैनुअल के पैरा 813/C में। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, पूरी जिम्मेदारी बताई जा रही है वर्क्स मैनुअल में। द सेक्शन इंजीनियर पी वे शैल इंस्पेक्ट एंड मेंटेन द रेलवे लैंड बाउंड्रीज बिटवीन स्टेशन और एट अनइम्पोर्टेंट स्टेशन किसकी जिम्मेदारी है, ये तो PWI की। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये नहीं है, हमारा क्वेश्चन है द सेक्शन इंजीनियर वर्क्स शैल इंस्पेक्ट एंड मेंटेन द लैंड बाउंड्रीज एट इंपॉर्टेंट स्टेशन। कौन करेगा, इंपॉर्टेंट स्टेशन स्टाफ कॉलोनी, किसका काम है, सेक्शन इंजीनियर वर्क्स यानी कि वर्क्स। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन क्या है, एज पर IRPWM which of the following tolerances are not provided on Indian railway track। कुछ टॉलरेंस के बारे में मेंशन किया, मेंटेनेंस टॉलरेंस, लो डाउन टॉलरेंस, सेफ्टी टॉलरेंस, नॉन ऑफ दिस ऐसा ऑप्शन दिया। तो ये कह रहे हैं कि मैनुअल के हिसाब से कौन से टॉलरेंस के बारे में बात नहीं हुई है। तो ये आपको मिलेगा IRPWM का पैरा 527। इसमें आप जाएंगे तो स्टेबिलिटी ऑफ ट्रेन अगेंस्ट डिरेलमेंट करके हमारा हेडिंग है पैरा का। इसके अंदर आप देखेंगे पूरा मेंशन, मैं आपको रीड ही कर देता हूं। द स्टेबिलिटी ऑफ ट्रेन अगेंस्ट डिरेलमेंट डिपेंड्स अपॉन सेवरल फैक्टर्स such as track geometry, vehicle characteristic, state of their maintenance, speed of the particular vehicle at relevant point of time, etc। ठीक है, तो यानी कि रेल गाड़ियों का जो डिरेलमेंट होता है बहुत फैक्टर पे डिपेंड करता है। इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स फिनोमिना जिसके अंदर वो ट्रैक ज्योमेट्री पर भी डिपेंड करता है, व्हीकल जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, उसकी कंडीशन क्या है उसके ऊपर है, स्टेट ऑफ देयर मेंटेनेंस, व्हीकल का मेंटेनेंस किस तरीके से है, ट्रैक का मेंटेनेंस किस तरीके से, और उस पर्टिकुलर टाइम पे गाड़ी की स्पीड क्या थी, ये सारे के सारे चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। तो रेल व्हील इंटरैक्शन, जब डिरेलमेंट होता है तो रेल और व्हील में आपस में इंटरैक्शन होता है, जब यहाँ पे गड़बड़ होती है तब ये होता है। इसलिए कह रहा है रेल व्हील इंटरैक्शन इज दस अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिना एंड देयरफॉर, यहाँ कह रहा है आपका ऑप्शन में अब यहाँ पे आपको अलग कलर से हाईलाइट करके दिखाता हूँ, आपको मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट करके दिखाता हूँ। देयरफॉर सेफ्टी टॉलरेंस for track alone cannot be prescribed in isolation। Safety tolerance for track alone cannot be prescribed in isolation, यानी कि सेफ्टी टॉलरेंस के बारे में IRPWM बोल रहा है कि नहीं दिया है। तो ऑप्शन सी आपका जो होगा यहाँ पे, ऑप्शन सी ये सेफ्टी टॉलरेंस के बारे में IRPWM में जिक्र नहीं किया गया है, तो ये आपको मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 17। एज पर IRCA रूल्स, कैरेज एंड वैगन के बारे में बात हो रही है, रिजेक्शन लिमिट फॉर व्हील फ्लांज थिकनेस इज, व्हील फ्लांज थिकनेस कब, जो गाड़ी की जो व्हील होती है उसकी फ्लांज थिकनेस कितनी थिकनेस उसकी हो जाएगी तो रिजेक्ट करेंगे। तो ये आपको मैं आपको बता देता हूँ, इसकी मैनुअल तो मुझे प्रॉपरली नहीं मिल पाई, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, मुझे इनकी एक हैंडबुक मिली जरूर, इनकी एक हैंडबुक मिली है कैरेज एंड वैगन वालों की, और साथ ही साथ दोस्तों इरिसन की वेबसाइट पर भी मुझे इसके बारे में रेफरेंस मिला है, तो वहां से मैंने ये लिया है थिन फ्लांज के बारे में। क्या कह रहा है ये, when the flange thickness reduces from 28.55 mm, यानी जब नई व्हील होती है तो फ्लांज थिकनेस जो आपकी व्हील की होती है, अगर मैं यहाँ पे आपको व्हील बना के दिखा दूं तो व्हील कुछ इस तरीके से होती है। तो इसकी जो मोटाई की बात हो रही है यहाँ पे,
तो इसकी मोटाई जो है ये जो शुरुआत में कितनी थी, इनिशियल वो कह रहा है कि 28.5 mm, जब रिड्यूस हो जाती है टू 16 mm, 16 mm की हो जाती है तो क्या होता है, उसको कंडेम कर दिया जाता है। तो रिजेक्शन यानी कंडेम एक ही बात है। तो उसकी वैल्यू क्या है, ऑप्शन उसका बी करेक्ट है। 16 mm जब हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं थिन फ्लान, और थिन फ्लान जब हो जाता है तो उस व्हील को क्या करना पड़ता है, रिजेक्ट करना पड़ता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जो है हमारा सर्वेइंग से रिलेटेड है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसको पहले पढ़ लेते हैं। द करेक्शन ड्यू टू सैग ऑफ टेप इन मेजरमेंट ऑफ लेंथ इज, यानी कि समझो यहाँ पे दो पॉइंट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। जैसे मैं नाम दे देता हूँ, ये अगर पॉइंट ए है और ये मेरा हो गया पॉइंट बी। अब इनके बीच में मैं मेजरमेंट ले रहा था तो टेप मेरा इस तरीके से सैग हो गया। अब जब टेप मेरा सैग हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि जो एक्चुअल वैल्यू होगी, एक्चुअल वैल्यू इसकी क्या होगी, इसकी एक्चुअल वैल्यू तो ये होगी जो स्ट्रेट लाइन से इंडिकेट करती होगी। तो अब इसके अंदर क्या हो जाता है कि एडिशन हो जाता है बिकॉज ऑफ सैग। सैग क्यों हो जाता है कि वो फ्री रहने की वजह से, बिकॉज ऑफ द सेल्फ वेट ऑफ द टेप, क्या हो जाता है, आपका टेप जो है सैग हो जाता है। तो मान के चलो, अगर एग्जांपल के तौर पे अगर मुझे कुछ वैल्यू लेनी हो, मान के चलो कुछ वैल्यू से मैं अगर आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ, मान के चलो कि अगर ये है 150 मीटर, अगर एक्चुअल वैल्यू 150 मीटर है तो टेप मुझे 150 ना दिखाते हुए कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू दिखेगा। एक फिक्शियस वैल्यू ले लेते हैं, मान के चलो 152 mm, मान के चलो 152 mm। तो क्या हो जाता है कि जब सेल्फ वेट की वजह से जब टेप आपका सैग होता है तो वैल्यू आपको ज्यादा दिखाता है, जबकि एक्चुअल वैल्यू कम होती है। तो सैगिंग की वजह से क्या हो जाता है, रीडिंग ज्यादा हो जाती है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है, द करेक्शन ड्यू टू सैग ऑफ टेप इन मेजरमेंट ऑफ लेंथ इज, क्या होगा यहाँ पे, ऑलवेज, ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज सब्ट्रैक्टिव, क्योंकि ज्यादा रीडिंग आ गई होगी तो हमें माइनस करना पड़ेगा। हमारे केस में अगर हमको करना रहेगा करेक्शन तो क्या हो जाएगा, 152 माइनस 150 यानी कि 2 mm। तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना, 152 माइनस 150 क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सब्ट्रैक्टिव, ये क्वेश्चन हमारा हो गया। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसी तरीके से सर्वेइंग का एक और क्वेश्चन है दोस्तों। क्या है, द रिड्यूस बेरिंग एट अ प्लेस इज, द रिड्यूस बेरिंग एट अ प्लेस इज, रिड्यूस बेरिंग के बारे में उन्होंने वैल्यू दी हुई है। तो ये हमको पता है कि ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये हो गया हमारा साउथ, ये हो गया हमारी ईस्ट, और ये हो गया हमारा वेस्ट। अब वैल्यू यहाँ पे दी गई है, वो उसको देख लेते हैं। हमको क्या दिया है, एक रिड्यूस बेरिंग दिया हुआ है। कितना दिया है रिड्यूस बेरिंग, उसकी वैल्यू यहाँ पे दी हुई है साउथ वेस्ट में, उसकी वैल्यू दी है आपको साउथ वेस्ट में 2530। तो मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, इसकी वैल्यू को पहले 25 डिग्री। डिग्री तो मैं नहीं लिख पाऊंगा यहाँ पे, मैं थोड़ा सा सिंबल से बना देता हूँ। 25 डिग्री 30 मिनट्स, ठीक है, 25 डिग्री 30 मिनट समझो इसकी वैल्यू है। तो उसके लिए क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या है उसका, होल सर्कल बेयरिंग क्या होगी पूछ रहा है। वो पूछ रहा है व्हाट विल बी द होल सर्कल बेयरिंग। होल सर्कल बेयरिंग आपको पता है कि वो कहाँ से होता है, विथ रेफरेंस टू नॉर्थ होता है। तो हमको ये वैल्यू लेनी है अभी, ये वैल्यू विथ रेफरेंस टू नॉर्थ। तो इसको क्या करना पड़ेगा, नॉर्थ नॉर्थ साउथ पूरा कितना बनेगा, ये 90 प्लस ये 90 यानी 180। तो WCB आपको लेना रहेगा। तो होल सर्कल बेयरिंग क्या हो जाएगी इसकी, होल सर्कल बेयरिंग विल बी इक्वल टू 180 प्लस 25 मिनट 30 सेकेंड। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 205। इसको जब मैं ऐड करूंगा तो 205 मिनट 30 सेकेंड इसका आंसर आएगा। तो ये आपका आंसर, आपका ऑप्शन सी में आप चले तो आपको दिखेगा ये आंसर यहाँ पे आपको मिल रहा है 205 मिनट्स 30 सेकेंड्स। ठीक है, ये हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट वाले चले जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20। ये हमारा जो है समवॉट आपको बोल सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से रिलेटेड है, बेंडिंग मोमेंट वगैरह के बारे में यहाँ पे बात हुई है। तो इसके लिए भी एक बीम दिया है। क्या कह रहा है, कौन सी बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम। तो मैं एक सिंपली सपोर्टेड बीम बना देता हूँ। दिस इज द सिंपली सपोर्टेड बीम।
सिंपली सपोर्टेड बीम बना दिया हमने, दोनों तरफ सपोर्ट दे दिया। हैविंग अ स्पैन L, अब उसकी वैल्यू कह रहा है कि इसका स्पैन है, समझो सिंपली सपोर्टेड बीम का स्पैन है आपका L, so say this is the span L. Having a point load W at quarter span, quarter span यानी कि इसको मैं 4 टुकड़े में अगर कर दिया तो ये पॉइंट लोड कहाँ पे एक्ट कर रहा है, क्वार्टर स्पैन, यानी कि ये जो डिस्टेंस होगा लोड का डिस्टेंस जो होगा यहाँ से कहाँ पे होगा, L/4, तब तो इसको बोलूंगा मैं ना, ये L/4। तो दूसरा स्पैन दोस्तों क्या बचा, बट ऑब्वियस है ये आपका हो जाएगा 3/4 L/4, this will become 3/4 times of L। ये लोड के नाम क्या दिया था उन्होंने, W दिया था, चलो ये ले लिया हमने। तो इसके लिए वो क्या कह रहा है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालो। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट में डायग्राम आपके लिए बना देता हूँ थोड़ा सा। द पॉइंट लोड ये आपको निकालना है, तो इसके लिए आप जानते रहेंगे दोस्तों, इसके लिए फॉर्मूला है, इसको एक्चुअली भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला याद है तो यूज कर सकते हैं, WAB डिवाइड बाय L। तो W आपका तो लोड W ही है, हाँ, इनटू A की वैल्यू क्या है, L/4, फिर इनटू B की वैल्यू क्या है, 3/4 L। ये जो पूरा का पूरा वैल्यू आएगी, ये जो पूरी की पूरी वैल्यू आएगी, दिस डिवाइड बाय L। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो व्हाट यू विल गेट इज 3WL/6, 3WL डिवाइड बाय 16, 3WL/16 ये इसका आंसर होगा। तो आपको ऑप्शन में, आपको ये ऑप्शन में मिल रहा है क्या, देखते हैं जरा हम लोग एक बार। ऑप्शन में ये देखिए, ऑप्शन डी 3WL/16, तो आंसर इसका क्या होगा, 3WL/16। बहुत सारे लोग इसको पॉइंट लोड सेंटर में समझ के इसको कैलकुलेट कर रहे थे, लेकिन वो पॉइंट लोड सेंटर में ना होके क्वार्टर स्पैन पे है।